नमस्कार मित्रों, राजस्थान की कला और संस्कृति की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम राजस्थान की कला और संस्कृति के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख कवि। राजस्थान के प्रमुख कवि के नाम से भी टॉपिक हो सकता है या फिर ये टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार। वैसे तो हम जितना पढ़ेंगे दोस्तों उतना ही कम है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को शामिल किया है हमारी इस सीरीज के अंदर। हमारे इस क्लास के अंदर आप देखेंगे कि एक तो कवि कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं तथा वे किन के दरबारी रहे, ये सारे के सारे पर्सन वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले हमारे कवि का नाम है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। क्या नाम है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो है, इनका जन्म बूंदी के अंदर हुआ था। इनका जन्म 1815 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था बूंदी के अंदर। बूंदी के शासक राम सिंह के ये क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे। याद रखना, राम सिंह बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्सन, बहुत बार पूछा गया है कि सूर्यमल मिश्रण किनके दरबारी विद्वान थे, तो वो थे सूर्यमल मिश्रण थे, राम सिंह के दरबारी विद्वान। दोस्तों, इनकी कृतियाँ, इनकी रचनाएं, इनके ग्रंथ की बात करें तो सबसे पहला आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वह है वंश भास्कर। वंश भास्कर की बात करें तो इस ग्रंथ के अंदर बूंदी राज्य का इतिहास लिखा हुआ है। वंश भास्कर जो ग्रंथ है इसके अंदर बूंदी राज्य का पूरा इतिहास दोस्तों लिखा हुआ है। और साथ ही साथ के अंदर इसके अंदर जानकारी मिलती है डावरिया प्रथा पर। डावरिया जो प्रथा है, डावरिया प्रथा पर प्रतिबंध सर्वप्रथम बूंदी राज्य में लगा, इसका भी वर्णन वंश भास्कर के अंदर मिलता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात करें, जब रियासत काल था उस समय बहुत सारी प्रथाएं चला करती थी। अलग अलग प्रथाएं जैसे डावरिया प्रथा, डाकण प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बहुत सारी प्रथाएं चलती थी, जिस कारण से उस समय के जो लोग थे इनसे बड़े परेशान थे। तो डावरिया प्रथा जो थी, इसके ऊपर सबसे पहले रोक लगाने वाली जो रियासत थी वे थी बूंदी रियासत। और इसका वर्णन किसके अंदर मिलता है दोस्तों? वंश भास्कर के अंदर इसका वर्णन मिलता है, जिसका उल्लेख सूर्यमल मिश्र ने अपने ग्रंथ के अंदर किया है। अगली बात करें वीर सतसई। ध्यान रखना दोस्तों, वीर सतसई है, बिहारी सतसई नहीं है। बिहारी सतसई तो कवि बिहारी की है, जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। ये तो सूर्यमल मिश्रण की कृति है तथा ये दरबारी विद्वान राम सिंह के। वीर सतसई जो ग्रंथ है इसके अंदर गोठड़ा के शासक थे भोम सिंह जी, और उनके भोम सिंह जी तथा बूंदी के जो राजा थे राम सिंह जी, इनके मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। इसकी रचना, जो इस ग्रंथ की जो रचना है वह शुरू तो की थी सूर्यमल मिश्र ने, परंतु वे पूर्ण नहीं कर पाए थे। इनके पुत्र थे मुरारीदान, उन्होंने इसकी पूरी रचना जो थी, इसकी ग्रंथ की पूरी रचना की थी। दोस्तों, वीर सतसई जो ग्रंथ है इसके अंदर सूर्यमल मिश्र ने कुल 288 दोहे लिखे हैं। कितने दोहे? कुल 288 दोहे लिखे हैं। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण बात, 288 दोहे ग्रंथ पूरा किसने किया? मुरारीदान ने। क्या जानकारी मिलती है? गोठड़ा व बूंदी रियासत के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला है बलवंत विलास। दोस्तों, बलवंत विलास जो है इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती है रतलाम के राजा बलवंत सिंह के साथ बूंदी का जो संबंध था उसकी जानकारी मिलती है। बलवंत से आपको पता चल जाएगा, बलवंत सिंह के इतिहास का वर्णन किसके अंदर है? बलवंत विलास के अंदर। रतलाम कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? एमपी के अंदर। रतलामी सेवई क्या है? प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। अगला देखिएगा, राजस्थान के सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का कवि सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि सम्राट कहा जाता है। इनके पिता जो थे, नाम था उनका चंडीदान, कहीं न कहीं उनका नाम मिलता है संधुदान। वे राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। तो ये भी सूर्यमल मिश्रण भी तो राम सिंह के दरबारी थे, क्योंकि इनके पिता इनके दरबार के अंदर कार्यरत थे। सूर्यमल मिश्रण को कवि राजा श्यामल दास ने, सूर्यमल मिश्रण ने कवि राजा श्यामल दास है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, उनके लिए कवि राजा शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, उन्होंने उपाधि दी थी श्यामल दास को कवि राजा, कवियों का राजा या कवियों में राजा। ये किसको दी थी? श्यामल दास। किसने दी थी? सूर्यमल मिश्रण ने। दोस्तों, अगले हमारे कवि है कन्हैयालाल सेठिया।
कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया ऐसे एक महान कवि हुए, जब उनका नाम सुनते हैं तो राजस्थान की इस पावन धरती के ऊपर बहुत ही न जाने कितने ही गीत बने हुए हैं। उन गीतों में से आपका एक पसंदीदा गीत है, जैसा कि मुझे भी पता है आपका पसंदीदा गीत है धरती दोहरारी। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इनकी जन्म से संबंधित जो जानकारी है वो हम प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 1919 ईस्वी के अंदर सुजानगढ़ है, चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। ये बचपन से ही बोलने में बड़े अच्छे थे, जिस कारण इन्होंने अपने जीवन में तथा इनके पिता के द्वारा इनको इस लेखन के अंदर बहुत सहायता मिली थी, जिस कारण से ये आगे चल के इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। उनमें से इनके जीवन की पहली जो रचना थी वे थी वन फूल। ये प्रकृति प्रेमी कवि थे दोस्तों। इनकी पहली रचना थी वन फूल। और दूसरी और रचनाओं की बात करें तो एक थी पित्थल और पाथल। पित्थल और पाथल की रचनाओं के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। पाथल तो कहा जाता है दोस्तों महाराणा प्रताप को, और पित्थल कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़, देखो इसने आपको पित्थल और पाथल किसका, पाथल नाम साहित्यिक नाम किसका था, तो महाराणा प्रताप का था। देखो इसके अंदर पा आ रहा है ना, पे आ रहा है, पे से पकड़ो प्रताप, इसके अंदर पी आ रहा है, पी से पृथ्वीराज राठौड़ नाम है दोस्तों। देखो जैसा कि आप सभी को पता है, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी के अंदर अकबर मान सिंह तथा महाराणा प्रताप के मध्य, महाराणा प्रताप के ऊपर अकबर के द्वारा बहुत सारे अभियान किए जा रहे थे। इससे महाराणा प्रताप परेशान हो जाते हैं दोस्तों। जब महाराणा प्रताप परेशान हो जाते हैं तो एक दिन वे क्या करते हैं, लेखन लिखते हैं, यानी कि एक पत्र लिखते हैं। पत्र लिख करके अकबर के दरबार में, मुगल दरबार में भेज देते हैं। महाराणा प्रताप जंगलों के अंदर रह करके अपने बीवी तथा बच्चों के साथ में ऐसी स्थिति देख करके महाराणा प्रताप के मन के अंदर एक विचार आता है दोस्तों कि मैं वही राजा था जो मेलों के अंदर सोता था, मेरे राजकुमार मेलों के अंदर खेलते थे, लेकिन आज मेरा जीवन कैसा है जो मुझे वनों के अंदर यानी कि जंगल के अंदर रहने को मजबूर कर दिया, मुझे ऐसा करने से क्या मिलेगा। इस प्रकार से उन्होंने ये बात सोची और जनता के पक्ष के अंदर सोची कि जनता बेवजह ही परेशान हो रही है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मुझे अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये पत्र जब अकबर के दरबार में पहुंचता है तो अकबर के दरबार के अंदर एक साहित्यकार थे, बहुत महान साहित्यकार थे। जब 1570 का नागौर का दरबार लगा था दोस्तों, उसी समय राव कल्याणमल बीकानेर के जो शासक थे उनके पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, जिनको गढ़गागरोन की जागीर दी गई थी, वे उस दरबार के वहाँ पर थे। तो अकबर उस पत्र को देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है, और उस पत्र को, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, तो उस पत्र को पढ़ाने के लिए पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया गया। पृथ्वीराज राठौड़ को जब बुलाया गया तो पृथ्वीराज राठौड़ आए और आकर के महाराणा प्रताप के उस पत्र को बार बार पढ़ा दोस्तों। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि उन्होंने बार बार पढ़ा। बार बार पढ़ने से उनके मन ही मन के अंदर उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा यह कभी नहीं हो सकता बादशाह, ये कभी नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के साथ किसी ने धोखा किया या फिर ये जाली नोट हो सकता है। आप मुझे अगर इजाज़त दें तो मैं एक पत्र पुनः वापस लिखना चाहता हूँ। अकबर बड़ा खुश था कि ये तो गुलामी स्वीकार करने वाला है, लिख दो, एक पत्र क्या दो पत्र लिखो, आज नहीं तो कल गुलामी स्वीकार करेगा ही करेगा। जब कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी एक ग्रंथ लिखा था, पत्र लिखा था, उस पत्र के द्वारा महाराणा प्रताप का जो सोया हुआ जो भावना थी, सोई हुई भावना, उसे वापस जगाने का कार्य किया था। उसके अंदर उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए पाथल शब्द का प्रयोग किया तथा शिवम के लिए पित्थल का प्रयोग किया। जब तो राजस्थान की धरती के अंदर जब हम गाने सुनते हैं तब हमें ये सुनने को मिलता है, पित्थल पाथल री धरती रो, मीरा कर्मा री धरती रो, कितरो रे करू रे बकान, कण कण में गूंजे जय जय राजस्थान। ये बात आती है दोस्तों। इनसे संबंधित फिर आगे की घटना जो भी है वो हम महाराणा प्रताप जब पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें यह पता होना चाहिए कि पित्थल पाथल जो रचना है किनकी है, वह है कन्हैयालाल सेठिया की। वनफूल इनकी पहली रचना मानी जाती है। अगली है लील टांस। दोस्तों लील टांस इनकी पुस्तक, ये जो पुस्तक है इसकी प्रसिद्धि का कारण मानी जाती है। लील टांस जो इनकी कृति थी, ये कृति काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, जो इनकी प्रसिद्धि का कारण मानी जाती है, जिस कारण 1976 के अंदर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना कृति के अंदर यानी कि साहित्य के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये मिला था लील टांस कृति के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 के अंदर।
याद रखना दोस्तों, जैसे हमने पित्तल पातल की बात की 1576 के अंदर तो युद्ध हुआ, तो 19 से ऐसे आप याद रख सकते हो 1976 के अंदर इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। लीलटांस क्या है, लीलटांस एक पक्षी है जिसे राजस्थान के अंदर शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। अगली हम बात करें तो इनकी अन्य रचनाओं के अंदर कुंकू किसको कहा जाता है, कुंकुम कहा जाता है। जब हमारे राजस्थान के अंदर कोई शुभ कार्य होता है तो लाल रंग का एक कलर होता है, उसे कुमकुम कहा जाता है, वही है कुंकू। घर कूंचा धर मंजिला, ये इनकी कृति है। गिरचिया। अगली है धरती कुण रे बाप करी, धरती कुण रे बाप री या फिर धरती रो धनी कुण। रमणियारा दोहा, मेरा युग मेरा प्रतिबिंब, धरती धोरारी। हमने अभी अभी बात की धरती धोरारी जो इनकी कृति है दोस्तों, इसके बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। ये गाना बार बार आपको सुनने को मजबूर कर देता है। कभी ना कभी आपके मन के अंदर ऐसा विचार जरूर आता है कि राजस्थान का जब हम नाम लेते हैं तब ये गाना जरूर सुने। इसके जो बोल है वे आपको मैं सुनाता हूँ, अगर अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के कमेंट करना तथा वीडियो को लाइक करना। दोस्तों इसके बोल इस प्रकार से हैं। धरती धोरारी हो धरती धोरारी, आ तो सुर गाने सर मावे, इन पर देव रमण ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती धोरारी हो धरती धोरारी। बस यही कविता है दोस्तों जो लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया ने। दोस्तों हम बात करते हैं कन्हैयालाल सेठिया की। पहली इनकी थी वन फूल कृति, फिर हमने पढ़ी पित्थल और पाथल जो महाराणा प्रताप तथा पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य संबंध का उल्लेख करता है, तथा तीसरी हमने पढ़ी थी लीलटांस जो इनकी प्रसिद्धि का कारण मानी जाती है। लीलटांस के लिए इनको 1976 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था दोस्तों। फिर हमने पढ़ी अन्य रचनाएं कुंकू, दर कुंचा, दर मंजिला, घर गिरचिया, धरती कुण रे बापरी, धरती रो धनी कुण, रमणियारा दोहा, मेरा युग मेरा प्रतिबिंब, धरती धोरारी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अग्निवीणा। अग्निवीणा जो है दोस्तों, अग्निवीणा नामक ग्रंथ से बीकानेर राज परिवार द्वारा ये विवादों में आ गए थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अग्निवीणा, जो बीकानेर के राज परिवार जो थे, जो रियासत थी दोस्तों बीकानेर, उसके अंतर्गत ही आता था सुजानगढ़। अब वहाँ के जो शासक थे उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, जिस कारण से ये काफ़ी चर्चा के अंदर आ गई थी, मामला काफ़ी बढ़ गया था। इस कारण से अग्निवीणा को हमें ये ध्यान रखना, अग्निवीणा भी किनकी है, कन्हैयालाल सेठिया की मानी जाती है। दोस्तों सन 2008 के अंदर हमने ऐसी महान विभूति खो दी जिनका जन्म सुजानगढ़ के अंदर हुआ। उन्होंने न जाने कितनी अच्छी अच्छी कृतियाँ लिखी, जो 1857 की क्रांति के समय जो लोग थे उन लोगों का बखान भी किया गया कृतियों के अंदर। ऐसे मान जो थे कन्हैयालाल सेठिया, इनका कलकत्ता के अंदर दोस्तों निधन हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं महेंद्र भानावत। महेंद्र भानावत जो है इनकी कृतियाँ हैं दोस्तों। महेंद्र भानावत के बारे में देखते हैं। इनका जो जन्म है, जो स्थान आता है वह आता है कानोड़ उदयपुर। 1937 के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों। महेंद्र जो भानावत है इनकी प्रमुख रचनाएं अजूबा राजस्थान, गेरो फूल गुलाब रो, अजूबा राजस्थान, गेरो फूल गुलाब रो, मेहंदी राचनी, काजल भरियो ऊंपलो, ढीड, गोरीरी चाल, महकती खुशबू। ये कृतियाँ किनकी है, महेंद्र भानावत की मानी जाती है दोस्तों। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, एक तो है ढीड, पहली कृति इनकी महत्वपूर्ण देखें तो पहली आती है ढीड, दूसरी है मेहंदी राचनी, तीसरी गोरीरी चाल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक गेरो फूल गुलाब रो, ये भी क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगले हम बात करते हैं मेघराज मुकुल की। ये भी बीकानेर रियासत से संबंध रखते थे दोस्तों। मेघराज जो मुकुल है इनका जन्म राजगढ़ चूरू के अंदर 1919 के अंदर होता है, 1929 के अंदर होता है दोस्तों। इन्होंने एक कृति लिखी थी सेनानी। मेघराज मुकुल की इस कृति प्रसिद्ध रचना में रतन सिंह की पत्नी सेल कंवर का उल्लेख किया गया। दोस्तों आप सभी को पता होगा औरंगजेब उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। दोस्तों मेवाड़ के शासक जो राज सिंह थे, उनके समय में
उनके समकालीन जो दिल्ली सल्तनत के बादशाह थे औरंगजेब की नीति थी हिंदू विरोधी नीति, जो हिंदुओं के मंदिरों को अधिक से अधिक तोड़वाने की एक नीति थी। तो मेवाड़ के जो राजा थे राज सिंह जी, ये हिंदू धर्म के काफ़ी प्रवर्तक माने जाते हैं, हिंदू धर्म की मान्यता रखने वाले थे, हिंदू धर्म ये हिंदू तो थे, जबकि बहुत सारे ऐसे राजा थे जो हिंदू थे लेकिन उन्होंने मुगलों का साथ दिया। परंतु राज सिंह जो थे ये एक महान राजा थे दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया था, नाथ द्वारा के अंदर मूर्ति लेकर आए थे, उनको भी संरक्षण दिया था। नाथ द्वारा अपने मंदिर, अपनी जो महल था यानी कि दुर्ग था, उसके अंदर रख करके इन्होंने मूर्ति को स्थापित करवाया बाद में। ऐसे मानते औरंगजेब के इन्होंने विरुद्ध कार्य किया था। तो औरंगजेब ने क्या किया था, राज सिंह के ऊपर हमला किया था। उस समय इनका एक सेनापति था, नाम था दोस्तों रतन सिंह। रतन सिंह जो था, उनकी नई नई शादी हुई थी दोस्तों। जब नई नई शादी हुई तब अब युद्ध का समय था और राज सिंह जो था, राज सिंह के बारे में जब आप पढ़ोगे उस समय हमें यह जानकारी प्राप्त होगी, या फिर दोस्तों राज सिंह जो है, राज सिंह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि राज सिंह जो थे वे हिंदुओं के संरक्षक माने जाते थे। अब औरंगजेब ने इनके विरुद्ध कार्यवाही की तो ये तो रतन सिंह जो थे इनको सौंपा गया युद्ध का कार्यभार कि आपको क्या करना है, औरंगजेब के विरुद्ध आपको लड़ाई करनी है, युद्ध करना है दोस्तों। तो रतन सिंह जो थे इनकी नई नई शादी हुई थी। अब रतन सिंह की जब शादी हुई थी दोस्तों, तब ये युद्ध मैदान के अंदर जाते हैं, केसरिया धारण करके युद्ध मैदान के अंदर जब जाते हैं तब इनको पीछे से इनकी पत्नी की याद आ जाती है। जब इनको इनकी पत्नी की याद आ जाती है तब ये एक सैनिक को भेजते हैं और सैनिक को भेज करके कहते हैं कि सेहल कंवर को जा करके कहना कि रतन सिंह जी को आपकी याद आई है, तो वो आपको एक निशानी के रूप में कुछ मांग रहे हैं कि युद्ध मैदान में मेरी फतेह हो जाए, विजय हो जाए, आपकी याद ना आए, इसके लिए आप कुछ सेनानी दीजिए। सेनानी शब्द वहीं से निकला था दोस्तों। अब सेनानी जो है, सेनानी का अर्थ क्या होता है, कुछ ऐसी वस्तु देना जो आपकी याद के अंदर रहे। तो ये रानी थी, चूड़ावती रानी थी दोस्तों सेल कंवर। इस सेल कंवर को पता चला कि ये कैसा व्यक्ति है, आज इसको मेरी युद्ध मैदान के अंदर इसको अगर युद्ध करते समय याद आ जाएगी तो ये तो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के अंदर कलंक लग जाएगा। तो सेल कंवर मान एक वीरांगना थी, उसने तुरंत उनको बोला कि आप तलवार दीजिए। अपनी जो सैनिक की जो तलवार थी उस तलवार से गर्दन काट करके उस थाल के अंदर रख दिया और बोला, ये पहले उन्होंने बोल दिया था कि इसको बाद में जो मैं दे रही हूँ उसको ढक करके आप रतन सिंह जी को दे दीजिएगा। अपनी गर्दन काट करके रख दी और वे ले चला। आपने कविता के अंदर सुना भी होगा, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो सतरानी। वही थी रानी सतरानी सेल कंवर दोस्तों। ये मेघराज मुकुल की सबसे महान कृति मानी जाती है। हमें पता होना चाहिए सेनानी का संबंध किससे आता है, मेवाड़ के शासक राज सिंह का सेनापति था रतन सिंह ने सेनानी मांगी सेल कंवर से, उन्होंने बदले में क्या काट के दे दी, अपनी गर्दन काट के दे दी। ये कहानी याद रखना, आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला है मुणोत नैणसी। ये थे दोस्तों जोधपुर के, मारवाड़ के। इनका जो जन्म की बात करें मुणोत नैणसी की, 1610 के अंदर जोधपुर के अंदर जन्म होता है। जसवंत सिंह प्रथम के ये दरबारी विद्वान माने जाते हैं दोस्तों। मुंशी देवी जो प्रसाद है राजस्थान के इतिहास की माँ जिसे कहा जाता है, मुंशी देवी प्रसाद ने मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा। किसको कहा था, मुणोत नैणसी को अबुल फजल क्यों कहा था, कि जिस प्रकार से अबुल फजल कृतियाँ लिखा करते थे उसी प्रकार राजस्थान के अंदर भी मुणोत नैणसी कृतियाँ लिखा करते थे दोस्तों। बात करते हैं इनकी कृतियाँ कौन सी है, इनके प्रमुख ग्रंथ है। पहली बात करते हैं मारवाड़ रे परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगनारी, इस विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का जेवर या फिर राजस्थान का आभूषण कहा जाता है। इसकी तुलना है जो आईने अकबरी से की जाती है। किससे की जाती है, आईने अकबरी से की जाती है दोस्तों। बात करते हैं नैणसीरी ख्यात की बात करते हैं तो इसके अंदर नैणसीरी जो ख्यात जो ग्रंथ है, ये इसके अंदर जोधपुर का संपूर्ण इतिहास लिखित है। किसका, जोधपुर राज्य का संपूर्ण इतिहास लिखित है, रावसिया से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम तक। क्यों जसवंत सिंह प्रथम तक ही क्यों है, क्योंकि ये इनके दरबारी विद्वान जसवंत सिंह प्रथम तक ही रहे थे। नैणसीरी जो ख्यात है ये 1000 पेज के अंदर लिखी गई है। ये इसकी पूरी रचना जो किसने की थी, मुरारीदान ने पूरी की थी दोस्तों। राजस्थान का मुणोत नैणसी को राजस्थान में जनगणना का अग्रज कहा जाता है दोस्तों। जनगणना सबसे करने वाला
कवि अगर कौन है बात करें तो वो आता है मुणोत नैणसी। और राजस्थान में साक्षरता का पुरुष भी किसे कहा जाता है दोस्तों, मुणोत नैणसी को कहा जाता है। परंतु ये ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर साक्षरता की देवी या फिर एकलव्य किसे कहा जाता है, काली बाई को कहा जाता है, जिसका संबंध कहाँ से आता है, जिसका संबंध आता है दोस्तों डूंगरपुर से आता है। फिर हम बात करते हैं अगली, नैणसीरी ख्यात है, जो नैणसीरी ख्यात है इसकी तुलना बाबरनामा से की जाती है। किससे की जाती है, बाबरनामा से। बाबरनामा जो ग्रंथ है बाबर का, उससे उसकी तुलना की जाती है। तथा आईने बाबरनामा नैणसीरी ख्यात है इसकी तुलना तो बाबरनामा से की जाती है, जबकि मारवाड़ रे परगनारी विगत आईने अकबरी से की जाती है दोस्तों। 1670 के अंदर जसवंत सिंह जो प्रथम थे, इन्होंने मुणोत नैणसी पर 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा दिया था, जिस कारण से इन्होंने अपने भाई के साथ 1670 के अंदर ही मुणोत नैणसी ने आत्महत्या कर ली। अगला है हमारे विजयदान देथा। दोस्तों विजयदान देथा है, इनका जो जन्म है 1626 ईस्वी के अंदर बोरुंदा जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है विजयदान देथा का। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो पहले इनकी आती है फुलवारी की बातां, दूसरी है हिटलर और तीसरी है रूंक। विजयदान देथा जो है ये रूपायन सेवा संस्थान है, रूपायन संस्थान बोरुंदा के अंदर उसके 6 संस्थापक रह चुके हैं। दोस्तों ये जो रूपायन संस्थान बोरुंदा का जो ये संस्थान है, ये राजस्थान की विलुप्त हो रही जो संस्कृति है, इस संस्कृति को बचाने का या संरक्षण करने का कार्य करती है। दोस्तों ये विजयदान देथा तो इसके 6 संस्थापक रह चुके हैं, जबकि इसके संस्थापक हमें पूछें तो हमें पता होना चाहिए कमल कोठारी। कौन है दोस्तों, कमल कोठारी। दोस्तों अगली बात करते हैं, अगले हमारे जो साहित्यकार है वह है ज्ञानवेंद्र चंद्र शर्मा। कौन है, ज्ञानवेंद्र चंद्र शर्मा। इनका संबंध आता है बीकानेर रियासत से, 1932 के अंदर इनका जन्म होता है दोस्तों। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं गोरी किर्ण पिवरी, गोरी किर्ण पिवरी, चंदा सेठानी, चिल्ली सेक, पग पग, जोग संयोग, अन्नदाता खम्मा, मुख्यमंत्री और एक ठाकुरानी, ये इनकी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है दोस्तों। ज्ञानवेंद्र जो शर्मा है, ज्ञानवेंद्र जो शर्मा है दोस्तों, इनकी महत्वपूर्ण कृति कौन सी है, मुख्यमंत्री एक और ठाकुरानी। ध्यान रखना इनका संबंध बीकानेर रियासत से आता है तथा इनकी जो कृतियां हैं वह जन जागृति से संबंधित कृतियां आती है दोस्तों। अगले हमारे जो साहित्यकार है वे वीरबाण रत्नू। वीरबाण जो रत्नू है इनका संबंध आता है गड़ोई गांव जोधपुर से। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राज रूपक। कौन सा लिखा था दोस्तों, राज रूपक। राज रूपक ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह की अहमदाबाद विजय का वर्णन है। किसकी, अहमदाबाद विजय का। जोधपुर के शासक अभय सिंह के काल के अंदर 1730 के अंदर एक घटना हुई थी जिसे कहा जाता है खेजड़ली कांड। खेजड़ली कांड कहा जाता है दोस्तों, वे इन्हीं के समय के अंदर हुआ था। इस समय अभय सिंह का प्रमुख सेनापति, इनके समय के अंदर इनका प्रमुख सेनापति बोरावड़ ठाकुर राज सिंह था। कौन था, बोरावड़ ठाकुर राज सिंह था। अभय सिंह के काल में ही जोधपुर में खेजड़ली घटना हुई थी। ये घटना हुई थी दोस्तों 1730 के अंदर। 1730 के अंदर बात करें तिथि की तो ये हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी को हुई थी। इस कारण इसे कहा जाता है खेजड़ली घटना। खेजड़ली घटना राजस्थान का या भारत का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है, तो खेजड़ली गांव के अंदर लगता है, जोधपुर के अंदर लगता है। किनके समय से लगना शुरू हुआ था, तो हुआ था अभय सिंह जोधपुर के जो शासक थे। अगला है दुरसा आड़ा। दुरसा आड़ा है, इनका ये जो संबंध आता है ये आता है धुंधला गांव जोधपुर से। 1531 में इनका जन्म होता है दोस्तों। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वे है कुमार अज्जाजी, गोचर मारी नी, गज राज, इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। दुरसा हाड़ा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। दोस्तों क्या है ये वेली कृष्ण रुक्मणी की, ये है दोस्तों हमने अभी पहले पढ़ा कन्हैयालाल सेठिया, उन्होंने कृति लिखी थी पित्थल और पाथल। पित्थल जिनका नाम है यानी कि पृथ्वी राज राठौड़,
राव कल्याणमल के ये जो पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने कृति लिखी थी गढ़ गागरोन दुर्ग के अंदर बैठ करके वेली कृष्ण रुक्मणी थी। इसे दुर्सा हाड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है दोस्तों। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले हमारे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ इनका संबंध आता है बीकानेर से। हमने अभी देखा इनके पिता का नाम आता है राव कल्याणमल। इनको कहा जाता है डिंगल का हेरोस। जो हमारा राजस्थान है दोस्तों, ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान विषम कोणीय चतुर्भुजा का टी.एच. हैंडले ने इसे इस आकृति का नाम दिया था। इसके अंदर दो है, एक तो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान, एक पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान को कहा जाता है, जो साहित्यिक शैली है उसे कहा जाता है पिंगल, और दक्षिणी राजस्थान जो है पश्चिमी राजस्थान, इसे कहा जाता है डिंगल। तो डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। किसने कहा था? तो कहा था एल.पी. टेस्टिटोरी ने कहा था। एल.पी. टेस्टिटोरी का संबंध कहाँ से आता है? तो एल.पी. टेस्टिटोरी का संबंध भी आता है बीकानेर से आता है दोस्तों। ध्यान रखना, इनकी अगली कृति आती है वेली कृष्ण रुक्मणी, जो इन्होंने गढ़ गागरोन दुर्ग के अंदर बैठकर लिखा था, और अकबर ने इनको गागरोन जागीर भेंट की थी 1570 ईस्वी के अंदर। किनको की जागीर भेंट की थी? पृथ्वीराज राठौड़ को भेंट की थी। दूसरी इनकी कृति है गंग लहरी। दोस्तों गंग लहरी, पृथ्वीराज राठौड़ ने गंगा माता को समर्पित 80 दोहे लिखे थे, जिस दोहों को क्या कहा गया? गंग लहरी दोस्तों कहा गया था। गंग लहरी माता गंगा यानी कि गंगा माता है, उनको गंगा माता भागीरथी अलकनंदा ये जो जिनका नाम आता है उनको समर्पित है दोस्तों। बड़े ही भारत के लिए या हिंदू धर्म के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माता गंगा, जिसके पानी के अंदर जब कोई भी पानी होता है उसे खुला रख दिया जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे कीट मकोड़े, उसके अंदर जानवर जो जलीय जीव होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं या पनपने लग जाते हैं, परंतु एकमात्र ऐसी नदी जिसके अंदर जो जल होता है उस जल के अंदर जीव नहीं पड़ते हैं, चाहे कितने समय तक ही रख लिया जाए। दोस्तों बात करते हैं अगले कवि की, कवि जोधराज। कवि जोधराज जो है ये इनका संबंध आता है नीमराणा अलवर से। नीमराणा अलवर से, अलवर शासक चंद्रभान के ये दरबारी विद्वान थे कवि जोधराज। कवि जोधराज ने लिखा था हमीर रासो। कौन सा? हमीर रासो। दोस्तों हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने। कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ पर आ रहा रा और यहाँ पर भी आ रहा राज। राज से राज से रासो, तो हमें याद रख सकते हैं कि हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने लिखा था। जोधराज ने इसके अंदर हमीर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का वर्णन है। दोस्तों हमीर व किसके मध्य? अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इसके पिता थे अमीर अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व शासक जो था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसने 2 बार आक्रमण किए थे, 1291 के अंदर तथा 1292 के अंदर। और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। इस उन्होंने कथन कहा था 1291 और 1292 में विजय न हो पाने के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने कहा ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान के ढाडी के बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। ऐसा कथन किसके लिए कहा था? तो ये कहा था दोस्तों हमीर का जो किला है रणथंभौर उसके लिए कहा था। जलालुद्दीन खिलजी ने यह कथन कहा था दोस्तों। हमीर रासो, हमीर के ऊपर लिखा था। हमीर एक हट्टी शासक कहलाता है। 1301 ईस्वी के अंदर यहाँ पर एक शाखा होता है रणथंभौर का शाखा। दोस्तों रणथंभौर के संदर्भ के अंदर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा जाता है। दोस्तों ऐसा प्रश्न कहा जाता है किस दुर्ग को का बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, एक ही दुर्ग है जो नंगा नहीं है, तो रणथंभौर का दुर्ग कहलाता है दोस्तों। बात करते हैं अगला जान कवि। जान कवि का संबंध आता है सीकर से। फतेहपुर सीकरी से इनका संबंध आता है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी से इनका संबंध आता है। जान कवि का मूल नाम था न्यामत खां। क्या नाम था? न्यामत खां। जान कवि ने अधिकांश रचनाएं श्रृंगार व प्रेम से संबंधित लिखी है। श्रृंगार जिसके अंदर प्रकृति का या किसी महिला का सुंदरता का लेखन किया जाए या फिर रचना की जाए वे श्रृंगार कहलाता है। प्रेम आप सभी जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कयाम रासो, रूप मंजरी, मदन विनोद, ज्ञानदीप, घूंघट नामा मोहनी। किनकी आती है रचनाएं? ये आती है जान कवि की आती है। दोस्तों अगला है चंडीदान साहू। चंडीदान साहू का संबंध आता है नागौर से। कहाँ से आता है? नागौर से। हिलोड़ी, नागौर के अंदर एक गांव आता है हिलोड़ी, वहाँ से इनका संबंध आता है। इन्होंने 4 कृतियां लिखी थी। सुरतान कुंडलियाँ। कौन सी? सुरतान कुंडलियाँ। पिलानी परिचय, के है मुकरणी,
केह मुकरणी भरभरी शतक, ये किसने लिखी थी? ये चंडीदान साहू ने लिखी थी। संबंध कहाँ से आता है? नागौर से आता है दोस्तों। दो है चंडीदान, एक चंडीदान है जो बूंदी राज दरबार के कवि थे, एक है जो नागौर के थे। दोस्तों महत्वपूर्ण बूंदी वाले आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगले है हमारे हरिनाथ। हरिनाथ का संबंध आता है खंडेला सीकर से। कहाँ से आता है? खंडेला सीकर से। इनका ग्रंथ है केसरी सिंह समर। केसरी सिंह व समर, ये इनके ग्रंथ आते हैं दोस्तों। अगला है चंडीदान, बूंदी राज दरबार के कवि थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था तीज तरंग, बल विग्रह, सर सागर, विशुद्ध विरुद्ध प्रकाश, ये किसने लिखा था? चंडीदान ने लिखा था दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण आता है कवि दुर्लभ। कवि दुर्लभ, कवि दुर्लभ को कहा जाता है कलयुग का नरसिंह। क्या कहा जाता है? कलयुग का नरसिंह कवि दुर्लभ को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का नरसिंह कवि माघ को कहा जाता है। कवि माघ ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों शिशुपालवधम। शिशुपालवधम, ये कवि माघ ने एक ग्रंथ लिखा था। अगला है केशवदास गार्डन। केशवदास, केशवदास 1610 में इनका जन्म होता है पाली के अंदर, सोजत पाली के अंदर चिड़िया गांव आता है, वहां पर इनका जन्म होता है। इन्होंने लिखा था अमर सिंगरा दूहा, अमर सिंगरा दूहा, गज रूपक, विवेक वार्ता। इन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे, तीनों ही ग्रंथ केशव दास ने ये ग्रंथ लिखे थे दोस्तों। केशव दास ने ये जो ग्रंथ लिखा था अमर सिंगरा दूहा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं? इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इसके अंदर नागौर के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे अमर सिंह राठौड़, जिनके मध्य तथा करण सिंह के मध्य 1644 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है क्या? मत्तीरे की राड़। हमने बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है। मत्तीरे की राड़, मत्तीरे अमर सिंह राठौड़ है, इसे कहा जाता है कटार का धनी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कटार का धनी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो बनी हुई है नागौर के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है? नागौर के अंदर बनी हुई है। 1644 के अंदर जब ये वापस जाते हैं तो ये शाहजहां के एक व्यक्ति था सलावत खां बख्शी, सलावत बख्शी, इसकी क्या करते हैं? हत्या करते हैं तथा धोखे से अमर सिंह की हत्या कर दी जाती है अर्जुन घोड़ के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जुन घोड़, जो इनका था साला। क्या था? साला। साले ने, अर्जुन घोड़ ने हत्या कर दी किनकी? अमर सिंह राठौड़ की। अगला है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र की बात करते हैं तो इनका संबंध आता है दोस्तों जयपुर से। इनकी रचनाएं हैं चंद्रिका, संग्राम सार, तरंगिनी, रहस्य, ये किनकी रचनाएं आती है? ये आती है कुलपति मिश्र की। अगला है किशोरदास। किशोरदास का संबंध उदयपुर से। राज सिंह के दरबारी विद्वान। राज सिंह के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि उनके समय के अंदर एक इनके दरबारी, इनके सेनापति थे रतन सिंह, जिनकी पत्नी थी सेहल कंवर। उसके लिए सेनानी मेघराज मुकुल ने एक ग्रंथ लिखा था, वही राज सिंह है। इन्होंने किशोरदास ने एक ग्रंथ लिखा था राज प्रकाश। कौन सा? राज प्रकाश, जिसके अंदर 188 दो हैं। कितने दो हैं? 188 दो हैं दोस्तों। अगला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्र बरदई ने। किसने लिखा? चंद्र बरदई ने लिखा था सर, ये किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्र बरदई ने लिखा था। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज के लिए ये ग्रंथ लिखा गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए दरबारी विद्वान था चंद्र बरदई। इसने लिखा था 18 भागों में 84 सर्गों में ये लिखा हुआ है। इसमें से 8 भाग तो लिखे थे चंद्र बरदई ने और 6 भाग लिखे थे राजाबाई ने और 4 भाग किसने लिखे थे? जलहण ने लिखे थे। दोस्तों किसने लिखे थे? जलहण ने लिखे थे। जलहण ने इसे पूरा किया था। दोस्तों कौन था पृथ्वीराज तृतीय? पृथ्वीराज तृतीय एक महान शासक था जिसने दिल्ली तक अपना राज्य स्थापित किया था, जिसके लिए उसका एक दरबारी विद्वान था चंद्र बरदई, जिसने क्या किया? एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर उल्लेख मिलता है तराइन के युद्धों का। तराइन का युद्ध किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। पीछे से चंद्र बरदई जाता है। चंद्र बरदई एक नाटक करने वाले व्यक्ति बन के जाता है। इतिहास के अंदर ये कहानी भी प्रचलित है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक लाइन की थी। वे किस ग्रंथ की है तो आप सुनिएगा। वे लाइन क्या थी? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चौकी चौहान। ये किसके लिए कही गई थी? ये पृथ्वीराज
के लिए कही गई थी। चंद्रवर्दे ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुलियों के ऊपर मोहम्मद गोरी बैठा है और आप क्या कीजिए, अपनी तीर से निशाना लगाइए और उसकी हत्या कर दीजिए। इसी प्रकार उन्होंने वैसा ही निशाना लगाया और जाकर के मोहम्मद गोरी के दोस्तों निशाना लगता है। निशाना लगते ही क्या हो जाता है, गिर पड़ता है। इसी प्रकार ये सारी की जानकारी किसके अंदर मिलती है, ये मिलती है पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलती है। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार या फिर राजस्थान के कवियों के इस क्लास के अंदर मैंने आपको अच्छे से सारी जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना